Greetings students, welcome back to class. It's revision lecture of chapter 4th Agriculture. Students, as you are aware, second and third chapter of your book will not be in the syllabus. So today we will revise this chapter. We have earlier completed this chapter. Agriculture. As we know, India is an agricultural country. और कुछ टाइम पहले तक अगर हम बात करें तो जो 70% पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर एंड नाउ डेज ऑल्सो द 50% एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स ऑफ farming. There are the different types of farming. The first one is their primitive subsistence farming. This type of farming still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on the small patches of land with the help of primitive tools. तो subsistence जो farming है primitive subsistence farming, इसको हम प्रिमिटिव टूल्स यानी ओल्ड मेथड के साथ जिस फार्मिंग को किया जाता है दैट इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. क्योंकि इसके अंदर जो है लैंड तो कम होता है और फिर इक्विपमेंट भी पुराने ही यूज किए जाते हैं. और इसी फार्मिंग को स्लैश और बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है. स्लैश और बर्न फार्मिंग के अंदर होता क्या है, एक लैंड हमने लिया, मान लो दिस लैंड वी हैव टेकन. अब यहाँ हमने फार्मिंग की, यहाँ फार्मिंग करने के बाद इस लैंड को हम खाली छोड़ देंगे, वो नेक्स्ट लैंड को इलेक्ट करेंगे और यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको काटेंगे और यहाँ फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे. इस लैंड को हमने छोड़ दिया था तो यहाँ पेस्टिसाइड उग गया होगा, अनवांटेड प्लांट्स उग गए होंगे. अब इसको हमने यूज़ किया था, अब इसको भी छोड़ देंगे और फिर आगे वाले लैंड के ऊपर हम आ जाएंगे. तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो इट मीन्स इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. और स्लैश और बर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो पेस्टिसाइड्स यहाँ उगे थे उनके ऊपर उनको हम बर्न करके आग लगा के दोबारा से फार्मिंग करेंगे. तो स्लैश और बर्निंग और शिफ्टिंग कल्चर होप सो ये क्लियर हुआ होगा. डियर स्टूडेंट, जो स्लैश और बर्निंग है, शिफ्टिंग है, उसी को जूमिंग भी बोलते हैं. उसी का दूसरा नाम क्या है, जूमिंग भी है. इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है. ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया और ये आपका जो है ऊपर वाला पार्ट हो गया और इस तरीके का जो पार्ट बच गया आपका, ये वाला पार्ट इंडिया का जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर जो फार्मिंग की जाती है वो जूमिंग है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के रहेंगे. द जूमिंग हैव द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट एरियाज. जैसे कि इसको अगर हम मैक्सिको में बात करें तो मिल्पा बोला जाता है. अमेरिका के अंदर अगर हम इसकी बात करें, सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोनुका वेंजुला में, सॉरी कोनुका, रोका ब्राज़ील में, तो मोशल सेंट्रल अफ्रीका में और रे वियतनाम में बोला जाता है. ये अलग अलग इसके नेम है, नीचे भी इसके नेम गिवन है. नेक्स्ट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. हमने वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था. इंटेंसिव, टेंशन सी नज़र आ रही है इसके अंदर हमें. तो इसके अंदर क्या होगा, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इसके अंदर आपकी ज़्यादा है. पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, लैंड कम है. जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो टेंशन बढ़ेगी ना. जब टेंशन बढ़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड, द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर द डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट इरिगेशन यूज्ड. जैसे मैंने बताया था, मॉडर्न मेथड यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे. नेक्स्ट जो स्टूडेंट है दैट इज द कॉमर्शियल फार्मिंग. नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्स, पैसे से रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें. तो कॉमर्शियल फार्मिंग को एक प्रकार से हम कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं. तो इनको सेल करने के पर्पज से ही जो है उगाया जाता है. जैसे हरियाणा, पंजाब में राई से कॉमर्शियल फार्मिंग है, ये उसका एक एग्जांपल है. HYV सीड्स इसके अंदर, केमिकल इसके अंदर और पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज किए जाते हैं. उसके बाद है प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग. यस डेफिनेटली प्लांटेशन क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज अ सिंगल क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया.
ये इसके बारे में डिटेल्स दे दिया। और इंडिया के अंदर जो मेजर प्लांटेशन फार्मिंग है वो इसके अंदर टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना, ये सारी की सारी क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है। नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया के अंदर जो है रबी, खरीफ और जायद, ये 3 क्रॉप पैटर्न है। रबी और खरीफ जायद जो है रबी की क्रॉप, जिसको सर्दियों की क्रॉप भी हम बोलते हैं, तो विंटर अक्टूबर और दिसंबर में इसको उगाया जाता है, और समर में इसको जैसे अप्रैल से जून तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो खरीफ क्रॉप जो है स्टार्ट हो जाएगी। खरीफ क्रॉप कब स्टार्ट होगी, इसमें दे रखा है ऑनसेट ऑन द मानसून। ऑनसेट ऑन द मानसून यानी बारिश की जैसे ही शुरुआत होगी उस समय ये स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे इसमें जूट हो गया, कॉटन, उड़द, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज देयर जायद क्रॉप। अब क्या बच गया, जायद क्रॉप। अब जो दोनों क्रॉप्स के बीच का सीजन है, जिसके अंदर मेनली जो है सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, इसके अंदर मेनली क्या उगाया जाता है, सब्जियां। स्टूडेंट्स यहाँ ये मैप दे रखा है, इस मैप के अंदर क्या है, सबसे ऊपर तो राइस मेंशन कर दिया, फिर मेजर और फिर माइनर मैसेज कर दिया। अब मेजर के अंदर क्या आप देख पा रहे हो कि ये कोस्टल रीजन है सारे के सारे, और कोस्टल रीजन के ऊपर ही राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक स्टेट और देख पा रहे हैं, दैट वन इज, देखिए इसको देखिए, वेस्ट बंगाल बिल्कुल कंप्लीट को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। इसका मतलब ये है राइस का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। और उड़ीसा भी इसमें शामिल है, झारखंड का कुछ एरिया, और नीचे तमिलनाडु इवन, ये भी इसके अंदर दे रखे हैं जहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे मेजर क्रॉप्स लिखा हुआ। मेजर क्रॉप्स के अंदर अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो राइस और वीट ही हैं। तो राइस अब की जो है विंटर सीजन यानी रबी क्रॉप है, और राइस सॉरी यस राइस खरीफ क्रॉप है, और वीट जो है रबी क्रॉप है। ये फिर टेम्परेचर इसमें दे दिया 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। ये किसके लिए है, राइस के लिए है। द नेक्स्ट इज देयर दैट इज द फूड क्रॉप्स रादर देन ग्रेन। अब इसके अंदर शुगर कैन दे दिया, शुगर कैन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रेन क्रॉप्स है। जस्ट फिगर आर गिवन हियर, नथिंग स्पेशल स्टूडेंट्स। और इसके अंदर फिर टेम्परेचर भी आपका मेंशन कर रखा है, वो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 21 डिग्री से 27 तक, और रेनफॉल 25 डिग्री सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 25 से 100 सेंटीमीटर तक भी आपका चलेगा, ये उसका क्राइटेरिया दे रखा है। द नेक्स्ट वन इज देयर दैट आर द ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो है, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का इन द वर्ल्ड, एंड द डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग द अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो इसमें 12% जो एरिया है जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है, तो उसमें ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फिर द नेक्स्ट है टी। टी का जो कल्टीवेशन है ये एक प्लांटेशन कल्टीवेशन है। ऑल्सो ए बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर ने इंडिया के अंदर इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज देयर दैट इज द कॉफ़ी। कॉफ़ी को इंडिया के अंदर बाबा बुदान ने इंट्रोड्यूस किया था, और जहाँ पर बाबा बुदान ने पहली बार कॉफ़ी को लगाया उसी एरिया को बाद में बाबा बुदान के नाम से जाना जाने लगा। और बाबा बुदान कॉफ़ी कहाँ से लेके आए थे, सऊदी अरेबिया से बाबा बुदान कॉफ़ी लेके आए थे। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट दैट इज़ द हॉर्टिकल्चर। तो साइंस में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ईवीएस में भी आपने इसको पढ़ा होगा। हॉर्टिकल्चर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल इज नोन एज द हॉर्टिकल्चर। द नेक्स्ट इज नॉन फूड क्रॉप, जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे कि रबड़ हो गया आपका। रबड़ के लिए रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर इसका क्या है, टेम्परेचर होना चाहिए। इंडिया के अंदर मेनली केरला के अंदर ये मिलता है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, अंडमान एरिया के अंदर भी ये मिलता है। इक्वेटरल क्रॉप है, यानी इक्वेटर के आसपास, ये केवल इंडिया की बात नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड इक्वेटर के ऊपर इसको उगाया जाता है।
फाइबर क्रॉप्स जिससे हमें फाइबर मिलते हैं, जूट, कॉटन, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये कुछ हैं। देन द कल्टीवेशन या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, तो उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर या कल्टीवेशन ऑफ सिल्क। कल्टीवेशन तो क्या बोलेंगे उसको, रियरिंग ही होता है, उनका पालन करना होता है, उनको रखना होता है, पालना होता है, दैट इज द सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज देयर कॉटन। कॉटन इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, तो उसको बोला जाता है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। 210 डेज, ऑलमोस्ट 7 मंथ का जो है टाइम पीरियड होता है कॉटन के लिए, कॉटन को उगाने के लिए 210 डेज यानी 7 मंथ का टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट है जूट, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं इंडिया में, जूट को। बांग्लादेश वैसे वर्ल्ड में है और इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।